सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने, कश्मीरियों को अक़लियत बनाने के लिए मोदी सरकार ने जो इंतहा पसंदाना कदम उठाया है, इस पर आज पाकिस्तान की पार्लियामान ने भारत को मुत्तफ़िक़ा और दो टोक पैगाम दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पॉलिसी बयान देते हुए दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि इस बार भारतीय बदमाशियों और गैर कानूनी गैर इंसानी हथकंडों से सरफे नजर दुनिया को महंगा पड़ सकता है। तंग आमद बजंग आमद, यह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वाज़ेह पैगाम का मुख्तसर खुलासा। क्योंकि अगर दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हुई फिर कोई नहीं जीतेगा। क़यामतें सिर्फ इस खित्ते पर ही नहीं टूटेंगी, दुनिया को भी तबाहियों के वो नज़ारे देखना पड़ेंगे जिसका तसव्वुर ही दिल दहला देता है। इसीलिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत दुनिया को यह दो टोक पैगाम दे रही है कि वो भारत से अपने ही बनाए कवानीन पर अमल कराए। ऐसे ही ख्यालात का इजहार आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी किया गया। पैगाम यह था कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाक फौज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मेरी दुआ है कि इस आखिरी हद तक जाने का मौका ना आए और दुनिया मामले की संगीनी को भांप ले। दूसरी तरफ चीन ने भी भारत के इस इक़दाम को अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। चीन इस मामले पर क्या कदम उठा सकता है, यह देखना भी अहम होगा। इन संगीन हालात में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान को भी अहम करार दिया जा रहा है। क्या यह दौरा खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे में मुआविन साबित हो सकता है? पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है? इस पर बात होगी असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से, और सुषमा स्वराज साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही, साबिक़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि आज किसने क्या कहा, और ताकि हमें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है। आपने बयानात सुने और देखे। असद खरल साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और उन्होंने कहा कि मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। पहले उन्होंने दुनिया की तरफ कहा कि अपने ही बनाए हुए क़वानीन पर अमल करवाएं, वरना पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, पाकिस्तान तो किसी हद तक भी जाएगा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है फिर असद खरल साहब। उसामा साहब, आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि इवन के कश्मीर के अंदर भी और इंडिया के अंदर इवन के कश्मीर मुखालफ जो कूते हैं वो भी उसको बगौर उसको देख रही थी, जायज़ा उसका ले रही थी। आज ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है बल्कि अपोजिशन लीडर हों, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा का भी यही पैगाम था कि पाक फौज जो है कश्मीरियों की जद्दोजहद के साथ देती रहेगी और इस हवाले से किसी हद तक भी पाक फौज जा सकती है जी। इमरान खान साहब ने जो कहा है, मेरा ख्याल समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये एक हकीकत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इंडिया से हम बहुत आगे हैं और जो जज्बा ईमानी हमारे पास है, यही वजह है कि पाक फौज जो है उसका मुकाबला दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। एक अजीम फौज है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम भी इस पर किसी हद तक जा सकते हैं, और पूरी कौम जो है जिस तरीके से जो जज्बा है, जो वलवला है, जो कश्मीरियों के हवाले से, और फिर आज एक और बात साबित हुई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही थी, जो दो कौमी नज़रिया उन्होंने पेश किया था, आज कश्मीर मुखालफ कूतें जो है वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रही हैं कि उनका नज़रिया ठीक था। RSS का जो मनसूबा मोदी सरकार का है कि भारत को हिंदू यानी जो है हिंदुत्व का जो है हिंदू रियासत बनाना और मुसलमानों को वहाँ पे निकालना, उनको डिस्प्लेस करना, वहाँ से उनको निचले दर्जे के शहरी बनाना, उस मंसूबे पर वो कारबंद है। लेकिन ये जो काम किया है, मेरा ख्याल है ये पूरी मेरा ख्याल है जो जद्दोजहद आज़ादी जो तहरीक थी कश्मीर की, वो एक लाइमलाइट में है इस अहमकाना इकदाम की वजह से, जो 370 जो और 35A की जो शिक के हवाले से उसकी हैसियत ख़त्म की है। और फिर मैं कह रहा हूँ
कि ये 1947 की सिचुएशन पे ले गए आप इंडिया ने ये जो इकदाम किया, इससे अब उसका जो भारत के साथ जो कश्मीर का इल्हाक है, अब वो स्टेटस खत्म हो चुका है। उसने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो वो कह रहे हैं कि शिमला मुआहदा वो खत्म हो गया, यूएनओ की रेजोल्यूशन जिससे खत्म हो गई, और हमारे जो जगादरी हैं, हमारे जो जगादरी हैं माजरत के साथ बड़े सीनियर साफी हैं, पता नहीं वो कहां से पढ़े हैं, क्या उनको सेंस है, वो लिख रहे हैं कि ये जो आया है ना एक परवाना, इससे तमाम अब यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसकी हैसियत भी खत्म हो गई है, और जो शिमला मुआहदा है उसकी हैसियत भी खत्म हो गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। यानी ये चीजें तो इंडिया भी नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक मखसूस जो अखबार एक ग्रुप है, जो चैनल है, वो मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। फिर इसके अंदर जिस तरह मैंने कल कहा, आज आपने देखा कि चाइना का सख्त रद्द-ए-अमल आया। जी आपने कहा, उन्होंने कहा है कि लद्दाख किस तरह एक हमारे इलाके को, अपना इलाका किस तरह वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सलामती पर हमला है चीन ने और कहा उन्होंने कहा सलामती पर हमला है, इसका हम बिल्कुल किसी सूरत में इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर इसी तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो स्टेटस खत्म किया है उसके ऊपर भी उनका भरपूर एहतजाज आया है। फिर तुर्की ने पूरा पाकिस्तान के साथ दिया। ओआईसी के अंदर आज जो है उसके अंदर भी सख्त इसके ऊपर के बैनुल अक़वामी के जो कवानीन की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं। फिर यूएनओ जो है उसकी तरफ से आया एहतजाज, अमेरिका की जानब से उनके नुमाइंदे का यहाँ आना, जो नुमाइंदा उनकी खातून है उनका यहाँ पे आना इस हालात में। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ें कश्मीर के अंदर से नहीं उठ रही, ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं उठ रही, ये दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि इंडिया के अंदर से, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो मोदी का इकदाम है ये गलत इकदाम है, ये काला कानून है, आने वाली नस्लें किसी सूरत में भी ना इसको आलमी बरादरी तस्लीम करेगी, ना इसको इंसानी हुकूक की तंजीमें बर्दाश्त करेगी, ना इसको आलमी इस्लाम कबूल करेगा, और पाकिस्तान का एक शहरी तो इसको किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा, हर पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए कट मरेगा अभी, और वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अभी कश्मीर में तो ये हालात है मकबूजा कश्मीर में कि हर घर के बाहर ही फौजी हैं, कई फौजी खड़े हैं, तो एक कर्फ्यू से भी कोई आगे बढ़कर वहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन कभी ना कभी तो ये ख़त्म होगी। बाबर डोगर साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, धमकी नहीं दे रहा, दुनिया देखे भारत आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है, जंग छिड़ गई तो असरात पूरी दुनिया में पड़ेंगे, आज किरदार अदा ना किया दुनिया ने तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। उसामा साहब, पाकिस्तान के पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शन हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या मैं अटैक कर दूं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए, अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के ज़रिए सारी दुनिया को ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश करें और दुनिया को बताएं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है बहरहाल वो पहले अपनाना चाहिए हमें, और वही बेहतरीन रास्ता है कि इंडिया को दुनिया मजबूर करे कि वो इन हरकतों से बाज आए। लेकिन आज जो पाकिस्तान की जो आज असम्बली का जो सेशन था, उससे जो मैसेज जाना चाहिए था, मैं मायूस तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ भी नहीं आई। क्यों? मरियम तो चाहती थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब आए ना, उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब आए हैं। सर, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब ये जॉइंट सेशन बुलाया गया तो स्पीकर की ये जिम्मेदारी थी, ही वॉज बाउंड। मैंने 20 साल से मैं पार्लिमानी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, नेशनल असम्बली की नहीं, पंजाब असम्बली की सही, लेकिन हमेशा ये होता है कि जब जॉइंट सेशन होता है तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं, उनके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको स्पीकर साहब अपने चैम्बर में बुलाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है, जो लॉ मिनिस्टर है, वो उनको बुलाते हैं। जो एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करनी होती है वो ड्राफ्ट की जाती है और उस पर कंसेंसस क्रिएट किया जाता है बिफोर दिस सेशन, कि ताकि सेशन में जाकर एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज दिया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हम एक चीज कंसेंसस के साथ लेके आ रहे हैं। लेकिन आज जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही अपोजिशन और गवर्नमेंट में इस चीज पर फटा पड़ गया
कि जनाब इसमें 370 का जिक्र ही नहीं है, तो ये ऑपोजिशन पहले को पता नहीं था ये बात होगी। उसामा अगर गवर्नमेंट की गलती है मैं मान लेता हूं, तो गलती opposition ने नहीं, जरूर उसामा उस साहब पर अंदर की स्कोरिंग बात करेगी। सुन ले, गलती नहीं है ये। क्यों? ये 370 का लिखना, हमें भारतीय आइन जो है क्या उसको हम मानते हैं? क्या ये जो इकदाम है उसको हम मानते हैं? उसको एक लेजिटिमेट फोरम के साथ लाकर करारदार के जरिए वो तो उसको एक्सेप्ट करने के मुतरादिफ है। हुकूमत बेवकूफ नहीं थी, हुकूमत ने जो करारदाद बनाई थी उनके आइन को हम मानते हैं, उनके आइन को हम मानते हैं, हमारा क्या उनका रोल है? मसला ये है कि कल जो लेजिस्लेशन हुई हम उसको नहीं मानते। तो आज जो आपकी पाकिस्तान आर्मी की जो जॉइंट जो आई है उसमें 370 और 35A का जिक्र है, तो वो क्यों है? मसला ये है सर, एक मिनट, मसला ये है आप किस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, किस चीज को कंडेम करने जा रहे हैं, किस चीज को कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। जब आप उसको मेंशन ही नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, जब आप ये बताएंगे कि नहीं कि आप किस चीज को आप नहीं मान रहे, किस चीज के लिए ये आपने जॉइंट कश्मीर बुलाया है, तो वो आप उसामा साहब बात ये है कि वायलेशन किस चीज की हुई है? 370 का जो सेक्शन है वो वैली को इंडिपेंडेंट स्टेटस डिक्लेयर करता है, उसकी वायलेशन की गई है, उसको स्क्रैप किया गया, उसको खत्म किया गया है। हाँ, उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर ये जॉइंट सेशन बुलाया गया है, तो उसको लिखना उसमें हरज क्या है? और सेकेंडली जो भी है लिखना या नहीं लिखना था, उस पे आपको चाहिए था कि एक दिन पहले पार्लिमानी कमेटीज का इजलास बुलाते, उनको के साथ मिलके उनकी ओपिनियन के साथ, उनकी राय के साथ एक जॉइंट स्टेट जो आपने बनानी थी वो बनाते आप लेकिन डोगर वो आप पहले से तैयार होते। दूसरी बात, जब सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं तो स्पीकर का एक काम होता है उसको डिले कर देता है और अपोजिशन को बताता है कि 2 घंटे बाद, घंटे के बाद। ये होता है, हमेशा होता है कि लेट हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर चौंक आएंगे, वो ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट होगा, वो अभी बिजी हैं, तो अपोजिशन से कह दिया जाता आप वो जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है उनसे कह रहे हैं कि वो ओपन कर दें शीरी मजारी, तो सर उस पर तो अपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी। जब अपोजिशन लीडर आ गया, सारे आ गए हैं, तो या तो आप उसको डिले कर दें कि भाई ठहर जाए, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उसको स्टार्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ब्लंडर मारे हैं, अच्छा, बिल्कुल मारे हैं, इसको मानना चाहिए। लेकिन जो एक मिनट सर साहब, दूसरी चीज खान साहब की जो स्टेटमेंट थी उसका किसी हद तक कंटेंट से मैं एग्री करता हूँ। शहबाज शीह साहब, आप जो हुकूमत पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर पे हमारी शाह रह गए, उस पर लड़ मर जाएंगे, सब कुछ कर देंगे। वो शहबाज शरीफ 2015 में कहाँ था जब उफा समिट हो रही थी, जब उफा समिट का जॉइंट डिक्लेरेशन आया, नवाज शरीफ और मोदी की पहली मीटिंग थी, पहली फॉर्मल मीटिंग थी उसकी, जो उसने ओथ लिया था, उसके बाद उस जॉइंट डिक्लेरेशन को पढ़ लें। उस जॉइंट डिक्लेरेशन में 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स में यह लिखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर दहशतगर्दी, इंडिया में दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया मुंबई अटैक का जो फैसला है उस तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान में उसके केस को एक्सपीडाइट किया जाएगा। इंडिया की हर शर्त को माना गया। मियां शहबाज शरीफ साहब, उस समय कश्मीर इशू का जिक्र नहीं था। आपने 2015 में मोदी को कश्मीर बेचा है, इस चीज को माने। उफा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में तूफान खड़ा हो गया। आप मुझे बात बताएं, आज आप कश्मीर के चाचे मामे बने हुए हैं, उस वक्त आपको आपने मरियम साहबा को मेरा ख्याल याद करा दिया। वो अभी तिफले मकतब है, अभी सियासत का उनको मेरा ख्याल बेजीब का नहीं पता। सर आज भी आप उफा कॉन्फ्रेंस का ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकलवाएं। उस वक्त के तमाम अखबारात ने, इंडियन अखबारात ने, पाकिस्तान के अखबारात ने, सब ने उसमें ये लिखा कि जनाब कश्मीर को मियां साहब वहां पर बेच के आ गए हैं उफा में, और आपने कश्मीर का मोदी के सामने लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, कश्मीर का नाम लेने की जरूरत ही नहीं हुई, और आप उसने उसके जॉइंट डिक्लेरेशन में कश्मीर का नाम शामिल ही नहीं किया। उसके बाद आपको इतनी तकलीफ है, वो गुलभूषण यादव जो बलोचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करता रहा है, शहबाज साहब आपने भी तो उसका एक दफ़ा नाम नहीं लिया। आपसे मैं सवाल करता हूं कि आपने अपने दौर में कश्मीर कॉज के लिए क्या किया? कोई एक चीज बता दें। आपने जो इंडिया पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयां करता रहा, उस वाले से क्या किया? आपको ये तो याद है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द इंडिया में जाते हैं। आपने इस चीज को तो इंटरव्यूज दिए, दोनों अखबार को ये इंटरव्यूज दिए। मुझे एक बात बताएं,
आपने कश्मीर को उसको किस प्लेटफॉर्म पर लेके गए, कहां पर उसको रेज किया? आपने उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी मौलाना साहब को दी हुई थी। उसामा साहब याद माजी बहुत तलख है। जो इन्होंने किया वो उसका भी कौम को एहतसाब करना चाहिए। ये जो आज हम ये सिचुएशन पर पहुंचे हैं ना, इसके जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सारे जिम्मेदार हैं। अब मुझे एक और खैर साहब एक मिनट खैर साहब, अब आ जाए बिलावल भुट्टो सरदारी साहब पर। बहुत अच्छी तकरीर की आपने। आपको आज भी मुझे बताएं क्या रिश्ता है आपका? आपको आज भी अली वजीर और मोहसिन दावड़ की बड़ी तकलीफ थी कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। वो यहाँ पर आते, वो यहाँ पर आकर सारी दुनिया की नजरें आज जॉइंट सेशन पर थी, सारी दुनिया की, कि पाकिस्तान से क्या एक कंसेंसस के साथ कौन सी ऐसी रेजोल्यूशन आती, सारी दुनिया इस तरफ देख रही थी। आप आगे स्टार्ट होने के लिए उनको क्यों नहीं बुलाया? वो आते, वो आकर एक नया नैरेटिव देते, एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते, और शायद वो कोई ऐसी बात करते जो कि शायद दुनिया में एक गलत मैसेज था। उन्होंने कहना था भारत अब हमारी मदद करे, वो उन्होंने कहना था कि यूएनओ हमारी मदद करे, सारी दुनिया इधर है, हमें गलत बंद किया हुआ है। यार ये तो अजीब था। मुझे बड़ी मायूसी हुई अपोजिशन के इन स्टेटमेंट्स पर। इनको तो ये चाहिए था कि हुकूमत के साथ बैठकर पहले तय करते हमने बात क्या करनी है, उसके बाद एक कंसेंसस के साथ आज एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड, एक बेहतरीन किस्म की जॉइंट कंसेंसस के साथ एक स्टेटमेंट सामने आती, और जिस तरह से आईएसपी की आर की आई है, मगर सारी दुनिया की वो लीड स्टोरी है, सारी दुनिया की हेडलाइंस में है वो। लेकिन आज हमारे पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा मेरा सर जो है वो निजामत से झुका हुआ है कि पार्लियामेंट से जो मैसेज जाना चाहिए था वो दुनिया को नहीं जा सका। फिर अच्छा, कहते हैं डॉक्टर पार्लियामेंट साहब से ने जो निशानदेही की है बात, एक तो उन्होंने कहा है कि जो 370 और 35 है, चलो ठीक है जी, अब हुकूमत को ये मशवरा दिया गया था फॉरेन ऑफिस की जानब से, लीगल उनकी टीम ने भी शायद ये लिखना मुनासिब नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा, लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने इतराज़ उठाया जो पॉइंट स्कोरिंग जो अपोजिशन ने की, कि जो स्पीकर की चले एक मिसमैनेजमेंट थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं था, कि जारी बात है एक प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट देनी थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कोई बयान नहीं है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक दो मुल्कों का एक मामला है, और इवन कि चाइना अब इन्वॉल्व हो गया, भारत है, कश्मीर है, पाकिस्तान है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो भी ज्वाइंट एक पार्लियामेंट सेशन के अंदर एक बात होनी है, वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके नोट्स ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ठीक है डिले हो गया। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ तो कह रहे थे कि आज हम एक पेज पे हम तासर देना चाहते हैं, हम इकट्ठे हैं, हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही आज भी वो एनआरओ मांगने से बात नहीं आए। आज भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो बात की और वो टांट कर रहे थे न्याजी साहब, तो इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि मेरा इमरान अहमद खान न्याजी नाम है, मेरा पूरा नाम आप लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस तरह नाम आप ना करें, तज़ीक ना करें की जाए, मुनासिब भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो इमरान खान साहब ने उनसे बात की, उनका इमरान खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इमरान खान साहब ने ये बात कही है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की। तो शहबाज शरीफ साहब ने साथ ही अपने दुखड़े भी सुनाने शुरू कर दिए, उनके अपने भी जख्म जो है वो भी हरे होने शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी हमें दीवार के साथ चुन दिया गया है, यानी जिसपे फिर वो पीछे से आवाज भी कसी उन्होंने, मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब भी गालबन हो सकते हैं, कि उन्होंने कहा आप इसका मतलब है फिर आप अनारकली हैं। तो मामला ये है कि इस माहौल में भी आप एहतसाब की बात, अकाउंटेबिलिटी की जो बात है, प्रोडक्शन आर्डर की बात जो है, मेरा ख्याल है अगर बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब अगर ना भी करते, इस चीज से तो आप एक पेज पे एक पेज जो कंसेंसस जाना चाहिए था, जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आज हमारी पार्लियामेंट एक मुट्ठी होकर चले मेरा ख्याल एक और काम एक अच्छा किया उसामा साहब, ये जो 7 मेंबर एक कमेटी बनाई है, मेरा ख्याल ये भी अच्छी बात है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डीजी आईएसआई हैं, डीजी उसमें मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, डीजी आईएसपीआर हैं, और उसमें अहमद बिलाल सूफी साहब भी जो है इनवाइट टू पीएम है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये भी जो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और लीगल साइड पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो एक डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये मैच्योर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक जवाब आया जाए, जिस तरह की आज आईएसपीआर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने एक बहुत एक शॉर्ट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि स्टेटमेंट दी है, लेकिन वो शॉर्ट भी है लेकिन बड़ी कंप्रीहेंसिव है। और यही बात है कि इसी तरीके से काश, इसी तरीके से अगर हमारा
जो प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट का जो सेशन है, यही मैसेज अगर स्ट्रॉन्ग जिस तरह उन्होंने कहा था कि रेजोल्यूशन में देखते हैं क्या आता है। लेकिन मेरा एक सवाल है बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि वजीर आजम का ये कहना कि जनाब अब वहाँ लोग चूँकि मायूस होंगे मकबूजा कश्मीर में कि हमारे साथ क्या कर रही है, तो फिर कोई पुलवामा जैसा वाक़या हो सकता है और फिर भारत वो बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। तो ये तो बड़ी एक सीरियस स्टेटमेंट है कि अब जाहिर है कि मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद कशीदा होंगे। वहाँ जो नौजवान हैं जो जिस तरह जिहाद वहाँ पर कर रहे थे, वो तो अब एक और हद पर चला जाएगा, एक और लेवल पर चला जाएगा जिसका शायद भारत तस्वुर भी नहीं कर सकता, और पता नहीं वो जंग फिर पूरे भारत में फैल जाएगी। उसामा साहब, इसके हवाले से जो इमरान खान ने जो आज बात की है, इसी हवाले से इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो इसी चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि अब जब एक ऑटोनोमस स्टेटस था, उनका अपना आइन था, उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, उनको लिबर्टी थी, आज़ादियाँ थी, वो इंडिया ने सारी आज़ादियाँ उनसे छीन ली हैं। और जब वहाँ पर आबादकारी सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी अक्टूबर में, मोदी वहाँ पर एक ब्रेक के बाद यहीं से आते हैं, यही कहेंगे कि अब कश्मीर में होगा क्या, किस तरह की वहाँ पर तहरीक चलेगी, क्या भारत उसको कंट्रोल कर सकेगा? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मकबूजा कश्मीर में जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बहुत शदीद होगा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक अमल किया है भारत ने, 70 लाख लोगों पर एक चीज़ थोप दी है। अब जाहिर है कि अभी तो बाबर डोगर साहब जिस तरह ब्रेक में कह रहे थे, अभी तो मेजॉरिटी को वहाँ पता ही नहीं हुआ क्या है। इन्होंने जिस तरह वहाँ पर तमाम टेलीविज़न, इंटरनेट, तमाम लोग घरों में अब इस वक्त महबूस हैं, निकल नहीं सकते, सिर्फ बाहर फौज ही फौज वहाँ पर भारतीय उनको नजर आ रही है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ हुआ क्या है। इस वक्त वो परेशान होंगे। ऐसे से जब उनको पता लगेगा तो जो रिएक्शन आएगा वो तो शायद भारत ने सोचा भी नहीं होगा। सामा साहब, सारा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि कश्मीर को सारी दुनिया से काट दिया गया है। वहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं है, वो जो टेलीफोनिक जो सर्विस है वो उनकी बंद है, वहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा, वहाँ पर हर मोहल्ले में, हर घर घर के सामने फौजी खड़े हुए हैं, कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज है, लोग घरों के अंदर महबूस हो गए हैं, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। कश्मीरी दुनिया से कटे हुए हैं। मेजॉरिटी कश्मीरियों को तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि उनका जो ऑटोनोमस स्टेटस था, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था, वो उनसे ले लिया गया है। अब जब कर्फ्यू उठेगा, जब कश्मीरियों को पता चलेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आएगा। आज जो खान साहब बात कर रहे थे, अब कश्मीर की मूवमेंट पहले से कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी। जब मोदी सरकार ये कोशिश करेगी कि उनकी आज़ादी तो उनसे तलब कर ली गई है, अब जब वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में करने की कोशिश की जाएगी, तो वहाँ पर इससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा, खौफनाक रिएक्शन आएगा। हो सकता है कि कश्मीरी कल वहाँ पर खुदकुश हमले भी हों, वहाँ पर दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स भी हों। जब इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो इंडिया ने रवायती जो हट धर्मी थी, जिस तरह पुलवामा का वाकया मोदी ने खुद करवाया और इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पर, अब इस तरह के इल्ज़ाम ज़्यादा लगेंगे। अब मोदी सरकार दुनिया को ज़्यादा ये कहेगी कि ये देखे पाकिस्तान कर रहा है, हमने तो अपना रोल प्ले कर दिया, हमने तो हाफिज सईद को बंद कर दिया, जुबैतुल दावा को ख़त्म कर दिया। अब जब इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे तो बॉर्डर पर टेंशन पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, इंडिया की इस हरकत से पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के खतरात मज़ीद बढ़ गए हैं। अच्छा असद खरल साहब, ये जो OIC का हंगामी इजलास है, इसका आप क्या समझते हैं कि कितना असर होगा? कि अब जब उनको पता लगेगा कि हम तो हमेशा से OIC के इजलास में बात कहते रहे कि इस मामले को उठाया जाना चाहिए, भारत पर जोर देना चाहिए, अब भी क्या उन पर वाज़ेह नहीं हो गया कि हम इतने अरसे से जो कह रहे थे पाकिस्तान के बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको नज़र आ गया कि वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मान रहा भारत, और किस तरह से उन्होंने बाकायदा एक वो जो जबर था उसको एक कानूनी कवर देने की कोशिश की है। अब देखिए, OIC की एक रस्मी एक कार्रवाई थी, एक स्टेटमेंट से ज़्यादा मैं नहीं समझता उसकी कोई हैसियत है। बदकिस्मती ये है कि सऊदी अरब के किस तरह इंडिया से तल्लुकात है, जितने मुस्लिम वाला क्या रिएक्शन आया, UAE के हवाले से जो मुत्तहिदा अरब इमारात का जो इस हवाले से इंतहाई एक शर्मनाक रिएक्शन आया है, यानी उन्होंने कहा इससे बेहतरी आएगी।
अजीबो गरीब किस्म का देखिए, बयान है। खान साहब, यानी डॉक्टर- एक तरफ जो डॉक्टर कश्मीर- अहमद बन्ना जो इंडिया में यूएई के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिए कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है और उसमें कश्मीर के जो हालात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे, तो पाकिस्तान को यूएई गवर्नमेंट के साथ फॉर्मली इस पर बात करनी चाहिए और इसकी वजाहत उनसे तलब करनी चाहिए कि उन्होंने किस कैपेसिटी में ये बात की, जबकि सारी दुनिया ये कह रही है कि जनाब ये गलत हुआ। तो यूएई जो पाकिस्तान का ब्रदरली मुल्क है, यूएई के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत दुख की बात है। बल ओआईसी का जो आज एक इजलास था उसमें मेरा ख्याल था कि सऊदी अरब इस पोजीशन में है कि वो इंडिया में लेकिन उसामा साहब, मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी वहाँ पर डॉक्टर यूसुफ जो हैं उनसे एक मुलाकात हुई थी जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके जो ख्यालात थे उससे मुझे तो कल्चर के लिए है सर, कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनको लाने के लिए, मुस्लिम वाले को करीब लाने के लिए इस तरह के सीरियस इशू जो है वो हमारी डोमेन में नहीं है। तो फिर आप तो ये खरल साहब, ये हमने क्या ड्रामा रचाया हुआ है? देखिए उन्होंने तो किया है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कश्मीरी दुनिया भर से कटे हुए, मैं कहता हूं कश्मीरियों के लिए जिस तरह पाकिस्तान आवाज उठा रहा है ना, दुनिया भर के अंदर उनके लिए आवाज उठ रही है। कनाडा की आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कितने जो कश्मीरी लोग हैं, जो सिख हैं, जो इस हवाले से इस काज के साथ है कश्मीरियों के साथ। फिर बरतानिया के अंदर कितने कश्मीरी रहनुमा जो हैं वो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, वो पार्लियामेंट में है। 16 मेंबरान ने, जिसमें 14 पार्लियामेंटेरियन है और 4 हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं। उन्होंने बकायदा यास्मीन कुरैशी साहबा ने खत लिखा है बरतानवी वज़ीर आज़म को। उनका इंडिया का ये जो गैर कानूनी इकदाम है, जो मकबूजा कश्मीर के जो स्टेटस को ख़त्म हैसियत को किया है, इस हवाले से उससे ट्रेड बंद की जाए। तो मैं समझता हूँ दुनिया भर के अंदर एक एहतजाज इसके ऊपर आवाजें बुलंद हो रही हैं। ओआईसी से ज्यादा यूएई से अच्छे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इंडियन पंजाब के, जिन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की है। और आपको एक और बात बता दूं, अब आपको कश्मीरियों का और सिखों का एक नया अलायंस नजर आएगा और सामने नजर आएगा। सिखों ने भी 2020 को 2020 उन्होंने लंदन में जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने प्रोटेस्ट, परमानेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। और लंदन में उन्होंने खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम रखा हुआ है 2020 में। सारी दुनिया के सिख उस रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं खालिस्तान के हवाले से। तो आप देखिएगा ये एक जॉइंट एफर्ट बनेगी कश्मीरियों की और सिखों की। अच्छा, इस हवाले से अगर थोड़ी सी हुकूमत हमारी बरतानिया के हवाले से और कनाडा के अंदर जो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है खालिस्तान के हवाले से और कश्मीरियों की जो सॉलिडरिटी के हवाले से, वहां पे जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वहां पे पार्लियामेंट के अंदर इवन कि उनके वजीर दफा जो है वो भी सिख है। तो कैनेडियन पार्लियामेंट जो है उससे, उन पार्लियामेंटेरियन से अगर हमारी हुकूमत राव रस्म बढ़ाए, सफारती तलकात इस्तेमाल करे, इस तरह बरतानिया के अंदर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जिनकी तादाद 16 है, जो मतलब पाकिस्तान यानी मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान से कुछ का तल्लक है, कुछ का कश्मीर से तल्लक है, इंडिया से भी उनके है कुछ, लेकिन वो इस काज के लिए पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर के लिए और इंडिया के खिलाफ और हमारी लॉबिंग के लिए बड़ा एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा आप और जो यूएई ने जो काम किया है, मेरा ख्याल है इस पे हुकूमत पाकिस्तान को बकायदा उनके जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उसको बुला के उनको एहतजाज करना चाहिए था, दफ्तर खारजा को बुला के उस बंदे को, एम्बेसडर को, कि ये आप क्या कह रहे हैं कि यानी एक नहीं वो दिल्ली में है, डॉक्टर बन्ना दिल्ली में है, लेकिन उसके ऊपर अहमद बन्ना वो दिल्ली में है, लेकिन उनके लोकल जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है एम्बेसडर को बुला के उसको बकायदा हमें याददाश्त देनी चाहिए थी और उसको एहतजाजी जो याददाश्त हमें पेश करनी चाहिए थी कि ये आपने क्या इकदाम किया है। तो मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो जिस तरह आपने बात की ओआईसी, वो तो कहते हैं ओआईसी, उसकी तो हैसियत इतनी अच्छा, ये हो गया बस। अच्छा, तो मामला ये है कि जिस तरीके से मैं बताया कि आज हमारी हुकूमत ने, जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब हमें जो है कि सफारती लिहाज पे डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को, वरना खित्ते के अंदर जो ये अगर आग और खून का खेल शुरू हो गया और 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं इसके अंदर, भारत है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना की भी आपने जो है टेरिटरी के ऊपर आपने क्लेम जब इंडिया ने किया है, तो मामला ये है, एक तरफ तो अमेरिका हमें कहता है जी अफगानिस्तान से हमारी फौजें निकालें, किसी तरीके से हमारा इनकलाब यकीनी बनाए, दूसरी तरफ ये आपने पंगा करा दिया है, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। अमेरिका को भी ये देखना होगा। आपने देखा ना उनके खुसूसी नुमाइंदा यहाँ पे पहुंची हुई हैं, क्योंकि उनको एक तरफ वो मरे जा रहे हैं
कि हमारी फौजों के ऊपर इतने अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, बंदे हमारे वहां पे मर रहे हैं, तो इनको किस तरीके से पाकिस्तान निकालने के लिए एक तो वो रोल आपने दे दिया है। दूसरी तरफ आपने सालसी की आपने बात की और उसको लेके मोदी जो है उसने चढ़ दौड़ा, जो उसका अगर अजाइम थे भी तो वो छुपे हुए थे। अब जो सदर ट्रंप है उनको भी एक्शन लेना चाहिए था कि उनकी भी बेतुकी अच्छा, आखिर में चंद मिनट बाकी हैं, चूंकि मरीम नवाज साहिबा ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मुसलसल ट्विटर पर कि पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई बेच आए हैं कि इसका साथ नहीं देना, कुछ नहीं करना, और कोई पुराने इंटरव्यूज़, यानी उन्होंने भरपूर इससे सियासी माइलेज लेने की कोशिश की। आपको लगता है कि बाबर डोगर साहब उसमें किसी हद तक कामयाब हुई? क्योंकि जो केसेस हैं वो तो केसेस में तो घेरा तंग हो रहा है, मज़ीद अहम शवाहिद सामने आ गए मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, तो ये जो उन्होंने कोशिश की कि पता नहीं मामले को उस तरफ ले जाएं, उसमें कोई कामयाब होंगी ये केसेस में? तो लग रहा है कि उनके खिलाफ तो बड़े ऐसे सबूत हैं जिसमें मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा सा केस चल सकेगा। उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि आपने जो लूटी हुई दौलत है वो कहाँ से आई, ये पनामा लीग, ये सारा इशू स्टार्ट हुआ पनामा लीग से जी। जब पनामा लीग आई और जब नवाज शरीफ से पूछा गया कि जनाब ये आपने जो फ्लैट खरीदे हैं कहाँ से खरीदे हैं, उसके बाद देखें डॉन लीग्स आई, डॉन लीग 1 आई, डॉन लीग 2 आई, मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद अदालतों को गालियाँ, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ, ये सिलसिला चलता आ रहा है। और उसी सिलसिले की कंटिन्यूटी जो है वो मरीम नवाज कर रही हैं। किस तरह से ऐसे मौके पर जब आपको एक मुल्क में कंसेंसस क्रिएट किया जाना चाहिए था, जब आपको सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी, आपको पता है कि मरीम की जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंडियन मीडिया उनको उछाल रहा है, ये जो पाकिस्तान से वो बैठ कर दे रही हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, ये हुकूमत जो है ये इंडिया के साथ मिली हुई है, या ये हमने कश्मीर को बेच दिया है। इस तरह का वन साइडेड गलत प्रोपेगेंडा जो है वो जिस तरह से वो फैलाई जा रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम साहब, इन्होंने मिलकर एक कोई अपना एक ग्रुप बना लिया हुआ है जिनकी सिर्फ ये सोच है कि लेकिन आप देखें उसामा साहब, चाहे वो कोर्ट्स हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, जहाँ पर नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है उसको रेफरेंस इंडिया बनाकर पेश कर रहा है, और इस नाजुक इशू पर, इस इम्पोर्टेंट इशू पर मरियम के बयानात इंडिया के अखबारात में, इंडिया के चैनल्स में लीड के तौर पर चल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट सामने। लेकिन पाकिस्तान के इदारों के अंदर भी केसेस जो आ रहे हैं, अब मरियम साहिबा की एमसीबी गार्डन टाउन जो है उसकी ब्रांच है, टीटियां उनकी ऐसी निकल रही हैं कि वो समझ नहीं आ रही किधर से आई है। 1 फरवरी 2008 को 78,87,000 की टीटी आ गई, फिर उसके बाद 11 जून 2008 को 1,91,00,000 की टीटी आ गई बैरून मुल्क से, 20 जून 2008 को 1,49,00,000 की टीटी आ गई, फिर उसके बाद जनाब ये 5 जनवरी 2009 को 1,73,00,000 की टीटी आ गई, अब 28 दिसंबर 2016 को 99,00,000 की टीटी आ गई, फिर इस तरह 2016 में HBL जो है शरीफ एजुकेशन कम्प्लेक्स के अकाउंट में भी बैरून मुल्क से पैसे हैं। अब ये जाए जाते हैं जिस तरह उन्होंने बताया 1496 कनाल जमीन उन्होंने और 12 मरले जमीन खरीदी उन्होंने, 1496 कनाल, और ये सुल्तान के में 1087 कनाल 6 मरले, ध्यान से पढ़ें, अच्छा मौजिया मल में 333 कनाल 3 मरले, मौजिया बद्दों की सानी में जो है वहां पे 62 कनाल 2 मरले, इसके अलावा मौजा असल लखवाल में 14 कनाल 1 मरला। अब ये जमीन उन्होंने खरीदी है, 8 अगस्त को दोबारा उनको बुला लिया गया है। तो मामला ये एक तो ये मामला, दूसरा पीटीआई की हुकूमत को भी हम प्रोग्राम में जो बात करते हैं, हमने टैप्टा के चेयरमैन की बात की थी, वो फरद अब्बास जो एक लगाया गया था बंदे को, अब अली सलमान को लगा दिया गया है। इंतहाई पढ़े लिखे एक नौजवान है, कम अज कम इतनी उनको सेंस है कि जो ऐसा इदारा जो टेक्निकल जो एजुकेशन और जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बड़ा तो एक हमने पहले भी जो लोगों के पॉइंटेड किया, डॉक्टर रहील सिद्दीकी, उसके बाद चीफ अच्छी बात है आपकी खबर पर एक्शन हुआ, ये बड़ा जरूरी है, अब्दुल्ला फैज था, जितने लोगों को भी हमने निशानदेही की उनको तब्दील किया गया। तो पीटीआई टेक्निकल एजुकेशन से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, बहुत अहम है, उसके लिए अच्छी बात है। और असद खरल साहब की अगर खबर है और उस पर हुकूमत कोई एक्शन लेती है अच्छी तरफ तो बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।